दोस्तों नमस्ते। आज का वीडियो भी उसी वैधानिक चेतावनी के साथ शुरू कर रहा हूं। जिसको सत्य जानने की क्षमता नहीं है या सत्य को पहचानने की क्षमता नहीं है, कृपया वो लोग यह वीडियो ना देखें। उनकी सेहत के लिए ये हानिकारक हो सकता है, क्योंकि सत्य एक ऐसी बात होती है जिसको जानना, समझना और उसके ऊपर कार्य करना आवश्यक हो जाता है। आजकल लोग न सत्य जानते हैं, न सत्य पहचानते हैं, न उसके ऊपर काम करते हैं। बस अपने मन की बातों को सच समझकर उसी को ही दुनिया के सामने रखने की कोशिश होती है, और जो यह सत्य बताता है उसको अंधभक्त का दर्जा दिया जाता है, या आज की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उसको गोदी मीडिया कह दिया जाता है। कोई बात नहीं है, आप गोदी मीडिया कह लो, अंधभक्त कह लो, कुछ भी कह लो, अपनी दुकान में वही मिलेगा जो माल तैयार है, और तैयार वही माल आपको मिलेगा जो देना आवश्यक है, क्योंकि यह दुकान कोई मॉल नहीं है जिस पे आप जाके अपने चॉइस से खरीद लो। जो आवश्यक है वही बातें यहां पर बताई जाती है। आजकल नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए इतनी कोशिशें की जा रही है कि इन कोशिशों को विपक्ष का इकट्ठा प्रयत्न मानकर अब इस निष्कर्ष पर कुछ लोग मन ही मन में आकर बैठे हैं कि अब मोदी पर्व तो खत्म हो गया। मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जिन जिन को मोदी को परास्त करना है उन सब को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बस एक विनती करता हूं उन लोगों को कि जरा अपने गिरेबान में झांक कर देख ले, जरा टटोल ले अपनी ताकत को। नहीं तो होगा ऐसे कि सामने लड़ने के लिए आया है खली, और भेज रहे हो आप किसी ऐसे इंसान को, कृषि इंसान को, जिसको खली अपने एक ही हाथ में तोड़ मरोड़ कर रख दे। ऐसा ना हो। कहीं अपनी विपक्ष की एकता सच में एकता है क्या, यह भी देखने की चीज है। बात ऐसी है कि विपक्ष के अंदर जो इंडिया गठबंधन बना बैठा है, क्या उसमें एक संधता है? क्या वो सब लोग एक दूसरे पर विश्वास रखते हैं? एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं, जरा आप गौर से सुन लीजिएगा। राज्यसभा में दिल्ली के लिए एक कानून लाया गया। अब ये बात तो पुरानी हो चुकी है कि कानून सम्मत भी हो गया। दिल्ली के ऊपर अभी केंद्र सरकार का नियंत्रण रहेगा ही रहेगा। दिल्ली के नायब राज्यपाल ही सब कुछ होंगे, ये तय है। इसके बारे में कुछ नहीं बोलना है मुझे, और ना कि यह भी बताना है कि यह विधेयक, यह कानून क्यों आवश्यक था। ये भी बातें नहीं बतानी है मुझे, बहुत सारे लोगों ने बता दी है। मैं ध्यान आकर्षित करता हूं उस चीज पर जिस पर कई लोगों का ध्यान नहीं गया है। राज्यसभा में यह कानून पारित होते हुए विपक्ष को 102 वोट मिले हैं, 102, और सत्ता पक्ष को 131 वोट मिले हैं। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के खुद के 93 थे। सबको मिला जुला कर भारतीय जनता पार्टी 122, 123, एनडीए भी जोड़ दिया जाए तो 122, 123 तक जानी चाहिए थी। 9 वोट ज्यादा कहां से आए, यह एक सोचने लायक बात है। चलो, भारतीय जनता पार्टी वाले अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करते हैं, कोई डर दिखाते हैं, यह बात मान ली जाए और समझ लिया जाए कि 131 हो गए। लेकिन विपक्ष के पास जो वोट थे ये पूरे के पूरे क्यों नहीं मिले? मेरे गणित के अनुसार विपक्ष को 107 वोट मिलने चाहिए थे, 107, 107। बात यह है कि विपक्ष के पास 102 वोट बचे, 5 गए कहां? ये जो 5 लोग गए हैं ना, यही लोग दर्शाते हैं कि विपक्षी एकता नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने अपने लिए अपने तरफ से समर्थन दिखाने के लिए 90 साल की उम्र में मनमोहन सिंह को राज्यसभा में आने के लिए बाध्य किया, और इसकी तुलना की गई
पुणे की विधायक भारतीय जनता पार्टी की मुक्ता टिळक और पिंपरी चिंचवड़ के विधायक के साथ। कहा गया कि वो भी जैसे आते थे ऐसे भी ये आ गए हैं पार्टी के लिए। भले ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आ गए हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो वोटिंग के लिए आ सकने पर भी नहीं आए, और कुछ लोगों ने बखूबी इस तरह से काम किया कि वो विप के अंदर भी ना फंसे। चलो मैं यादी गिना देता हूं, लिस्ट गिना देता हूं। एक तो आम आदमी पार्टी के ही है, जो खुद अपनी सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे थे। वह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह। कुछ ही दिन पहले संजय सिंह को राज्यसभा में निलंबित किया गया था उन्हीं की हरकतों के कारण। उन्होंने ही जो आतंक मचा दिया था, जो कुछ किया था राज्यसभा के अंदर, इसके लिए उन्हें निलंबित किया गया था। अब संजय सिंह को यह पता था कि कुछ ही दिनों में राज्यसभा में बिल आने वाला है। उसके लिए अपनी पार्टी का संख्या बल अच्छा रहे, यह जानते हुए भी संजय सिंह जानबूझकर लोग राज्यसभा में हंगामा करते रहे। उन्हें बार बार बताया गया कि हंगामा ना करे और निलंबित कर दिया गया। तो संजय सिंह ने खुद होकर अपना निलंबन अपने ओढ़ लिया है क्या? यह भी सोचने लायक बात है। यह पहले व्यक्ति है संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के हैं। दूसरे नेता है जो पार्टी मनमोहन सिंह जी को बुलाकर अपने आप को आम आदमी पार्टी के समर्थन में खड़ा दिखाई दे रही थी, या दिखा रही थी, दिखावा कर रही थी, स्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल करता हूं। उनके कपिल सिब्बल क्यों नहीं आए? कपिल सिब्बल अरविंद केजरीवाल के वकील भी थे। आपको याद होगा वो मामला स्वर्गीय अरुण जेटली और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इनके बीच में कोर्ट में जो विवाद चल रहा था, उस विवाद में अरविंद केजरीवाल के वकील थे कपिल सिब्बल। बाद में अरविंद केजरीवाल इतना पलट गए कि अरुण जेटली की केस में परास्त होने का कारण उन्होंने अपने वकील के सर पर ही, मतलब कपिल सिब्बल के सर पर ही थोप दिया था। अब कपिल सिब्बल और अरविंद केजरीवाल के संबंध सब लोग जानते हैं। क्या इन्हीं संबंधों के कारण कपिल सिब्बल नहीं आए? अगर कपिल सिब्बल नहीं आते हैं तो कांग्रेस ने उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की है? कपिल सिब्बल यह दर्शाते हैं कि पूरी की पूरी कांग्रेस 100% आम आदमी पार्टी के पीछे खड़ी नहीं है। कपिल सिब्बल यह दूसरे व्यक्ति थे जो खुद अनुपस्थित रहे। तीसरे और एक व्यक्ति थे जिनको सबका साथ लेने का दावा करने वाले कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर के साथ क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों कुमारस्वामी को साथ नहीं लिया जा रहा है? पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा संसद में वोटिंग के लिए क्यों नहीं आए? देवेगौड़ा आ सकते थे लेकिन नहीं आए। मतलब विपक्ष की एकता में जनता दल सेक्युलर सहभागी नहीं है, यही दिखाई दे रहा है। वो जो उस वक्त सारे के सारे हाथ ऊंचा करके खड़े थे ना एचडी कुमारस्वामी के शपथ विधि के वक्त, तो वो सब एक ढकोसला था, ढोंग था। ये देवेगौड़ा को भी पता था और इसी के कारण देवेगौड़ा इंडिया से दूरी बनाए हुए है। यह एकता का प्रतीक है या और कुछ है, यह आप ही समझ लीजिए। और एक व्यक्ति है देश के पूर्व प्रधानमंत्री के पोते, चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी, जो रालोद आरएलडी पार्टी के नेता है हरियाणा के। ये क्यों नहीं आए? आप विपक्ष की एकता की बात कर रहे हो, आरएलडी तो एनडीए के साथ भी नहीं है, ना होते हुए भी, राष्ट्रीय लोकदल कहा जाता है जिसे, वो एनडीए के साथ ना होते हुए भी आपके साथ क्यों नहीं आया? क्यों वो वोटिंग के वक्त अनुपस्थित रहे? क्या जयंत चौधरी का अनुपस्थित रहना विपक्ष की एकता का प्रमाण है? यही उदाहरण दिया जाएगा? यह भी सोच लेना आवश्यक है। हरियाणा में भी बड़ी सेंध लग चुकी है।
एक बड़ी आश्चर्यकारक बात मैं आपको बताता हूं। राज्यसभा के उपसभापति है हरिवंश सिंह, और ये हरिवंश सिंह जी राज्यसभा में उपसभापति होने के कारण वो सीट पर भी बैठते हैं, सभापति के आसन पर। लेकिन जब सभापति आसन पर हो तो हरिवंश सिंह एक सदस्य होते हैं। अब जब वो सदस्य के रूप में काम करते हैं तो उन्हें पार्टी के व्हिप का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। उनकी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड। अब जनता दल यूनाइटेड के नेता ने व्हिप तो जारी कर दिया, अब उस व्हिप का पालन करना हरिवंश सिंह के लिए आवश्यक था। अब क्या करे? हरिवंश सिंह बड़ी चालाकी से व्हिप से बचे हैं। हुआ ऐसे कि राज्यसभा के सभापति जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह चर्चा होने तक पर आसन पर विराजमान थे, धनखड़ जी। और जब चर्चा खत्म हुई, वोटिंग का टाइम आया तो सभापति निकल गए और उस वक्त सभापति के आसन पर उपसभापति को बैठना पड़ा। और जब उपसभापति सभापति के आसन पर बैठ जाते हैं तो उनकी वोटिंग नहीं होती है या उनके ऊपर पार्टी का व्हिप नहीं चलता है। जैसे ही उपराष्ट्रपति सभापति के सीट से उठकर निकल गए, उसी वक्त वोटिंग का टाइम आया और हरिवंश सिंह सभापति के आसन पर जा बैठे और उन्होंने वोट किया ही नहीं। यह 5 सांसद है अलग अलग पार्टी के जिन्होंने वोट किया ही नहीं। 102 थे, ये 5 कर देते तो 107 बन जाते, राज्यसभा में ताकत दिख जाती, लेकिन इन्होंने नहीं किया है। यह विपक्ष की एकता नहीं है, इसका जीता जागता उदाहरण है। इसीलिए मैंने आरंभ में ही कहा था, जिनको सच जानने की क्षमता नहीं है कृपया यह वीडियो मत देखें, क्योंकि उनकी भावनाएं आहत हो सकती है। आपके अंदर ही लोग बैठे हैं जिनको ये पसंद नहीं है और जो बार बार अपनी नापसंदी अपनी कृतियों से दिखा रहे हैं, उन्हीं के कारण यह स्थिति आ गई है। क्या होगा आने वाले चुनाव में, यह भी देखना आवश्यक है। महाराष्ट्र में भी मैं कह रहा हूं, प्रकाश आंबेडकर ने कह दिया है कि आप मुझे नहीं लेते हैं तो हमें कुछ अलग सोचना पड़ेगा। बीआरएस बीवीए मिलकर कुछ करने की कोशिश में हैं। इसलिए यह भी सत्य जान ले कि इंडिया के अंदर भी अंतर विरोध बहुत है। नमस्कार।